हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विनय एकेडमी। मैं आपके मध्यकालीन भारत का इतिहास करा रहा हूं और आज मैं आपके साथ लेकर हाजिर हूं इसका भाग 4। मैं इसके भाग 1, भाग 2 और भाग 3 ऑलरेडी इसके वीडियो अपलोड कर चुका हूं और ये जो हमारा वीडियो है वो भाग 4 है। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट कराते हैं। हमारा इस समय राष्ट्रकूट वंश चल रहा था। कौन सा वंश चल रहा था? राष्ट्रकूट वंश चल रहा था दक्षिण भारत का। और उसी के अंतर्गत हम आगे चलते हैं। राष्ट्रकूट वंश में अगले जो राजा हुए उनका नाम था अमोघवर्ष प्रथम। अमोघवर्ष प्रथम का जो टाइम पीरियड था वह था 814 से लेके 878 ईस्वी तक। अमोघवर्ष प्रथम के जो निम्नलिखित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से वो ये है कि वह एक धर्मनिरपेक्ष और साहित्य में रुचि रखने वाला एक राष्ट्रकूट राजा था। संजन ताम्रपत्र से अमोघवर्ष के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। संजन ताम्रपत्र से ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस ताम्रपत्र के माध्यम से अमोघवर्ष के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है, तो वह है संजन ताम्रपत्र के माध्यम से। अमोघवर्ष ने ही मान्यखेट को राष्ट्रकूट की राजधानी बनाया था। आदि पुराण के लेखक जिनसिन, और आदि पुराण एक फेमस पुस्तक है, उसके लेखक हैं जिनसिन, तथा गढ़ी सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य अमोघवर्ष के ही दरबार में ही थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आदि पुराण के लेखक जिनसिन और गढ़ीसार संग्रह के लेखक महावीराचार्य अमोघवर्ष के ही दरबारी में थे। अमोघवर्ष ने स्वयं को कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मालिका जैसी पुस्तकों की रचना की थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अमोघवर्ष ने 2 पुस्तकें लिखी, एक तो कविराज मार्ग और दूसरी प्रश्नोत्तर मालिका। अमोघवर्ष जैन धर्म को मानने वाला था, यानी कि प्रारंभ में अमोघवर्ष जैन धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था, लेकिन वह महालक्ष्मी का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसने महालक्ष्मी को खुश करने के लिए अपनी उंगली काटकर देवी को समर्पित कर दी थी। तत्कालीन अरब यात्री जो भारत भ्रमण पर आए थे, सुलेमान ने अमोघवर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन उस समय के 4 महान शासकों में की थी। अगला चलते हैं। अगला पॉइंट है अमोघवर्ष के बारे में। अमोघवर्ष के शासनकाल में ही कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार राजा मेहरभोज ने अपने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और उत्तरी भारत से राष्ट्रकूटों के शासन का अंत कर दिया। क्योंकि हमने आपको बताया था कि राष्ट्रकूट जो शासक थे वो दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत में भी अपना शासन करते थे, लेकिन अमोघवर्ष के टाइम पीरियड में कन्नौज में राजा हुए गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मेहरभोज, और उन्होंने वहाँ से राष्ट्रकूट शासन का अंत कर दिया, यानी कि उनसे जो उत्तर भारत का हिस्सा था उनसे छुड़ा लिया, जीत लिया युद्ध में। इसके बाद राष्ट्रकूट वंश में अगले शासक हुए कृष्ण द्वितीय, जिनका टाइम पीरियड था 939 से लेके 967 ईस्वी तक। इसके समय में राष्ट्रकूटों ने पुनः अपना गौरव प्राप्त किया। इसने चोलों को हराकर तंजौर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद वह युद्ध जीतता हुआ रामेश्वर तक पहुंच गया, तमिलनाडु के रामेश्वर तक पहुंच गया, और इस उपलक्ष्य में उसे अकाल वर्ष की उपाधि धारण की। कृष्ण तृतीय की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी तो वह थी कि उसने चोलों को हराकर उनकी जो राजधानी तंजौर थी उस पर कब्जा कर लिया, और उससे आगे बढ़ते हुए ये तमिलनाडु के अंतिम छोर रामेश्वर तक पहुंच गया, और इस उपलक्ष्य में उसने अपने आप को अकाल वर्ष की उपाधि से धारण की। राष्ट्रकूट वंश में अंतिम राजा हुए कर्क द्वितीय, जिनका टाइम पीरियड था 972 से लेके 973 ईस्वी तक। यह अंतिम राष्ट्रकूट राजा को तैलिब द्वितीय ने परास्त कर दिया, यानी जो कर्क तृतीय था इसको किसने हरा दिया था? तैलिब द्वितीय ने। और इस प्रकार दक्षिण में एक मजबूत राष्ट्रकूट वंश की समाप्ति हो गई, यानी यहीं से राष्ट्रकूट वंश खत्म हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं दक्षिण भारत में। राष्ट्रकूटों का जब अंत हुआ तो अगले जो आए वो आए पश्चिमी में थे कल्याणी के चालुक्य।
पश्चिमी कल्याणी के चालुक्य वंश का उदय राष्ट्रकूट के पतन के बाद हुआ। और किसने प्रारंभ किया था इसको? तैलभ द्वितीय ने, जब उसने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कृष्ण तृतीय को हरा दिया। और इन्होंने पश्चिमी यानी कि कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। तैलभ द्वितीय जिन्होंने अंतिम राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को हराकर अपने वंश की स्थापना की, उनका जो टाइम पीरियड रहा वो 973 से लेके 977 तक रहा। इसमें कमज़ोर हो चुके राष्ट्रकूट शासकों को परास्त करने के लिए 1973 और 74 ईस्वी में राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्याखेत पर आक्रमण कर दिया और युद्ध में राष्ट्रकूट राजा कर्क तृतीय को मार दिया गया और राष्ट्रकूट राजा पर तैलभ का अधिकार हो गया। इस बात का उल्लेख हमें खारे पाटन अभिलेख से मिलता है। किस अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिली है? खारे पाटन अभिलेख से हमें इस चीज़ की जानकारी मिली हुई है। अगले जो कल्याणी के चालुक्य में जो अगले राजा हुए उनका नाम था सोमेश्वर प्रथम। यह पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रतापी राजा सोमेश्वर प्रथम था, जो कि जय सिंह द्वितीय का पुत्र था। किसका पुत्र था यह? जय सिंह द्वितीय का पुत्र था। इसने अपनी राजधानी मान्याखेत से कल्याणी में स्थानांतरण कर दी, क्योंकि राष्ट्रकूटों की राजधानी थी मान्याखेत और तैलभ द्वितीय ने उस पर अधिकार कर लिया था। बाद में इसने क्या किया कि कल्याणी अपनी राजधानी स्थानांतरण कर ली। सोमेश्वर प्रथम ने परमारों की राजधानी धारा नगरी पर आक्रमण किया। धारा जो इस समय वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है, परमारों की राजधानी धारा नगरी पर आक्रमण कर वहाँ के प्रतापी शासक राजा भोज को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। सोमेश्वर प्रथम एक महान राजा था। यह पूरे जीवन काल में सिर्फ चोलों से युद्ध हारा। चोल राजा राजराज ने सोमेश्वर प्रथम को बुरी तरह से हरा दिया था। ये केवल और केवल चोल राजा राजा से हारा था। उसने कोप्पम तथा कुंडल संगमम के युद्ध में, कौन से युद्ध में? कोप्पम और कुंडल संगमम के युद्ध में सोमेश्वर चोलों से बुरी तरह से पराजित हुआ। चोलों से निरंतर पराजय के पश्चात उसने तुंगभद्रा नदी में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली। इसके बाद जो अगले राजा हुए कल्याणी चालुक्य वंश में वो थे विक्रमादित्य छठवें, जिनका टाइम पीरियड था 1706 से लेके 1126 ईस्वी तक। इसने 1076 में अपने राज्यारोहण के समय एक संवत का प्रवर्तन किया, जिसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है। उसकी राजसभा में विक्रमांक देवचरित, बहुत ही फेमस कवि हुए विक्रमांक देवचरित के रचयिता बिल्हड़ व मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे। यानी कि जो विक्रमादित्य जो 6 थे, उनके दरबार में जो सबसे इम्पोर्टेंट 2 लोग रहते थे, एक तो बिल्हड़ रहते थे जिनकी फेमस पुस्तक थी विक्रमांक देवचरित, और दूसरे रहते थे विज्ञानेश्वर मिताक्षर के लेखक, उनकी पुस्तक थी मिताक्षरा। ये 2 लोग महान कवि रहते थे। विक्रमादित्य 6 के पश्चात कल्याणी के चालुक्य वंश का पतन प्रारंभ हो चुका था। इसके बाद अगले कल्याणी के चालुक्य वंश में जो राजा हुए उनका नाम था सोमेश्वर तृतीय। इसने भूलोकमल्ल, त्रिभुवनमल्ल जैसी उपाधियां धारण की। इसकी रुचि साहित्य में बहुत थी। इसने खुद को शिल्प शास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ मान्यसोल्लास की रचना की थी। किसकी रचना की थी इसने? मान्यसोल्लास की रचना की थी। इसके बाद अंतिम कल्याणी चालुक्य वंश के राजा थे सोमेश्वर चतुर्थ। चालुक्यों का पारिवारिक जो चिन्ह था वो बराह था। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े बराह रूप के बहुत बड़े उपासक थे और इनके राज्य में जो मंदिरों का नगर था वो था ऐहोल। कौन था? ऐहोल। इसके बाद कल्याणी के चालुक्य वंश के बाद दक्षिण भारत में जो अगले वंश का प्रारंभ हुआ वो थे पूर्वी, जिन्हें कहा जाता था बेंगी के चालुक्य। क्या कहा जाता था उनको? बेंगी के चालुक्य।
अवस्थिति इनकी कहाँ थी? बेंगी का प्राचीन राज्य आधुनिक आंध्र प्रदेश की कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के बीच में स्थित था। यानी जो आजकल जो आप वर्तमान में जो कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में देखते हैं, उसके बीच के स्थान में स्थित था। बेंगी की पहचान गोदावरी जिले में स्थित पेडी बेगी नामक स्थान से की जाती है। वर्तमान में जो गोदावरी जिला है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर पेडी बेगी नामक स्थान से मानी जाती है कि यहाँ पर बेंगी के चालुक्यों का निवास था। स्थापना विष्णुवर्धन ने बेंगी के पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना की थी। प्रतापी के प्रसिद्ध चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसे जीतकर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का उपराजा बनाया था। कालांतर में उसी ने यहाँ एक स्वतंत्र चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसे पूर्वी चालुक्य वंश कहा जाता है। जल्द ही यह एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। कई बार उत्तराधिकारी के प्रश्न पर यह राज्य राष्ट्रकूट, चोलों, कल्याणी के चालुक्यों के बीच विवाद का कारण भी बना। विजयादित्य तृतीय इस वंश का सबसे महान शासक था और अंतिम जो इस वंश का शासक रहा वो था शक्तिवर्मन द्वितीय। कौन था? शक्तिवर्मन द्वितीय। इसके बाद दक्षिण भारत में एक बहुत ही महान वंश का उदय हुआ, जिसे हम कहते हैं चोला साम्राज्य, चोला एम्पायर। चोल साम्राज्य की जो संस्थापक था वो था विजयालय। कौन था? ही इज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था विजयालय। और इस वंश का अंतिम महान शासक था राजेंद्र तृतीय। क्या था? राजेंद्र तृतीय। चोल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी तंजौर। यह से गंगे कोंड चोलमपुरम, पहले तंजौर थी, बाद में इसे गंगे कोंड चोलमपुरम जो कि राजेंद्र प्रथम ने बनाई थी। इसकी एक दूसरी भी उपराजधानी थी कांची। और इस राजवंश का जो चोल वंश का जो राज्य चिन्ह था, जो चोल साम्राज्य का जो राज्य चिन्ह था वो था बाघ। बाघ इनका राज्य चिन्ह था। चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। दक्षिण भारत में चोल जो थे वो पूर्व में पहले पल्लवों के ही सामंत हुआ करते थे। चोलों का राजनीतिक उत्कर्ष 850 ईस्वी के मध्य हुआ, लेकिन इनका प्रारंभिक इतिहास संगम युग कालीन साहित्य और इतिहास में भी मिलता है। ये माना जाता है कि चोलों का जो राजनीतिक उत्कर्ष है वो 815 ईस्वी के मध्य हुआ, लेकिन इनका जो प्रारंभिक इतिहास वो संगम युग कालीन साहित्य और इतिहास में भी इनके बारे में वर्णन मिलता है। संगम कालीन चोल इतिहास में मुख्य रूप से करिकाल का नाम मिलता है। किसका नाम मिलता है? करिकाल का नाम मिलता है। और संगम युग के इतिहास में करिकाल महान राजा था। कैसा राजा था? एक महान राजा था। एक राजनीतिक शक्ति के रूप में और सुगठित इतिहास के रूप में चोलों का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ था। मतलब पहले तो ये बहुत धीरे धीरे हुए थे, लेकिन एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में कब उभरे? ये 19वीं शताब्दी में उभरे। पल्लवों और पांड्यों के बीच जो संघर्ष हुआ, जो आपस में लड़ाई हुई, उसका फायदा चोलों ने उठाया। क्योंकि अक्सर हमने आपको बताया कि दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांडव है ना, और पल्लव, इन सभी के बीच में आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिसका फायदा चोलों ने बहुत उठाया। अब हम बताते हैं कि इसका फाउंडर जो थे चोल वंश के वो थे विजयालय। विजयालय जिनका टाइम पीरियड था 850 ईस्वी में। विजयालय ने तंजौर पर अधिकार कर चोल साम्राज्य की स्थापना की। तंजौर जो कि इस समय वर्तमान में तमिलनाडु में पड़ता है। और नर केसरी की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? नर केसरी की। किसने की? विजयालय ने। किसने की? विजयालय। और इसने अपनी राजधानी क्या बनाई? तंजौर। और जो विजयालय था जो पहले पूर्व में पल्लवों का ही सामंत हुआ करता था, यानी पल्लव वंश का ही सामंत था। विजयालय ने तंजौर में एक दुर्गा देवी का मंदिर बनवाया था। इसके बाद चोल वंश में अगले राजा हुए, उनका नाम था आदित्य प्रथम, जिनका टाइम पीरियड 875 से लेकर 907 ईस्वी तक था। प्रारंभ में यह पल्लव शासक अपार्जित वर्मन का सामंत था। पहले ये भी पल्लव शासक अपार्जित वर्मन के सामंत हुआ करते थे, परंतु बाद में इसने अपार्जित वर्मन की हत्या कर दी। उसने
चोलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित किया कि हम किसी के अधिकार में नहीं, क्योंकि पहले ये पल्लवों के सामंत हुआ करते थे तो उनके अकॉर्डिंग चला करते थे। बाद में जब विजयालय ने इनके खिलाफ विरुद्ध किया तो इन्होंने तंजौर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद जो आदित्य प्रथम था, चोल वंश का जो दूसरा राजा था, इसने पूर्ण रूप से चोलों को स्वतंत्र घोषित कर लिया। आदित्य प्रथम के तत्कोलम अभिलेख में, किसमें? तत्कोलम अभिलेख में एक सूर्य ग्रहण का भी हमें उल्लेख मिला है। किसका उल्लेख मिला है हम लोग को? सूर्य ग्रहण का उल्लेख मिला है। अच्छा, वो कौन सा अभिलेख है? तत्कोलम अभिलेख, ठीक है ना। इसके बाद चोल में जो तीसरे राजा हुए उनका नाम था परांतक प्रथम। कौन थे? परांतक प्रथम, जिनका टाइम पीरियड था 907 से लेके 955 ईस्वी। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? उत्तम चोल, मुदेर कुंड। कौन सी उपाधियां धारण की थी? उत्तम चोल और मुद्रे कुंड। चोल अधिपत्य की स्थापना परांतक प्रथम के समय हुई थी। किसके समय हुई थी? परांतक प्रथम के समय हुई थी। उसने बेलूर युद्ध में शक्तिशाली मुद्रे के पांड्य राजा को हराया और मुद्रे कुंड की उपाधि धारण की। जब उसने बेलूर के युद्ध में, किसके युद्ध में? बेलूर के युद्ध में शक्तिशाली मुद्रई के जो पांड्य राजा थे उसको हरा दिया था। मुद्रई में किसका वंश चलता था? दक्षिण भारत में पांड्यों को, तो पांड्यों को हरा दिया था और अपने आप को मुद्रे कुंड की उपाधि धारण की। किसने की? परांतक प्रथम ने। परांतक प्रथम का प्रसिद्ध अभिलेख उत्तर मेरूर है। ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, अभिलेख पूछे जाते हैं। जो परांतक प्रथम का जो प्रथम प्रसिद्ध अभिलेख था वो अभिलेख था उत्तर मेरूर, जिसमें ग्रामीण स्थानीय प्रशासन का हमें विवरण मिलता है। ये एक पहला अभिलेख है जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कैसे स्थानीय प्रशासन कार्य करता था। परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम युद्ध यानी कि जो कि 949 ईस्वी में हुआ था, पराजित कर तोडमंडलम पर अधिकार कर लिया था। किस पे अधिकार कर लिया था? तोडमंडलम पर अधिकार कर लिया था। अच्छा, श्रीलंका और चोल राजा के बीच में क्या है, उनकी घटनाएं क्या हुई, उनके बारे में पढ़ते हैं। चोल राजा और श्रीलंका। श्रीलंका पर प्रथम आक्रमण करने वाला परांतक प्रथम था, लेकिन वह आक्रमण करने में असफल रहा। यानी कि चोल राजाओं में सबसे पहले श्रीलंका पे अधिकार करने के जो प्रयास था किया, वो किसने किया था? परांतक प्रथम ने ही किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। श्रीलंका पर दूसरा आक्रमण परांतक द्वितीय ने किया, लेकिन वह आक्रमण भी असफल रहा, वो भी असफल रहे। श्रीलंका पर प्रथम सफल आक्रमण राजराजा प्रथम ने किया और उसने श्रीलंका के उत्तरी सिंहल प्रदेश को जीत लिया। संपूर्ण रूप से श्रीलंका को जीतने का श्रेय राजेंद्र प्रथम को जाता है। वह श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल साम्राज्य ले आया था। यानी कि जो चोल वंश में हम आपको अभी आगे बताएंगे, राजेंद्र प्रथम जो राजा हुए वह श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर अपने चोल साम्राज्य में ले आया था और संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। वीर राजेंद्र ने भी श्रीलंका के राजा विजय बाहु को भी पराजित किया था। इसके बाद देखिए, जो परांतक प्रथम के बाद जो अगले राजा हुए चोला डायनेस्टी में, वो थे परांतक द्वितीय, जिनका टाइम पीरियड था 955 से लेके 985 ईस्वी तक। इसने सुंदर चोल की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की? सुंदर चोल की। किसने की थी? परांतक द्वितीय ने। परांतक द्वितीय ने भी परांतक प्रथम की भांति श्रीलंका पर आक्रमण तो किया, लेकिन वो उस पर सफल नहीं हुए। इसके बाद चोला डायनेस्टी में अगले राजा हुए जिनका नाम था राजराज प्रथम, जिनका टाइम पीरियड 985 से लेके 1014 ईस्वी तक था। उपाधियां क्या थीं? इन्होंने चोल नारायण की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? राजराज प्रथम ने चोल नारायण। कब की? जब उसने पश्चिम गंगों पर विजय कर ली।
पश्चिम गंगों पर विजय कर ली, उसकी खुशी में उसने चोल नारायण की उपाधि धारण की। उसके बाद उसने दूसरी उपाधि जयकोंडगी की, जब उसने पांडे पर विजय कर ली, उसके उपलक्ष्य में उसने जयकोंड की उपाधि धारण की। तीसरा उसने कांडलूर साले काल मुरुत की उपाधि धारण की। कब? जब उसने केरल प्रदेश पर अपनी विजय कर ली, उसके उपलक्ष्य में उसने यह उपाधि धारण की। अन्य उपाधियों में राजराज प्रथम ने शिवपाद शेखर, चोल मार्तंड, चोलेंद्र सिंह, चोल देव, क्षत्रिय शिखा मणि उपाधियां धारण की। क्या क्या उपाधियां उसने धारण की? शिवपाद शेखर, चोल मार्तंड, चोलेंद्र सिंह, चोल देव और क्षत्रिय शिखा मणि की उपाधियां धारण की। राजराज प्रथम का जो मूल नाम था वो था अरिमूल वर्मन। क्या था? अरिमूल वर्मन। लेकिन वो राजराज प्रथम नाम से सिंहासन पर बैठा था। इसने केरल के चेर राजाओं को हराने के बाद श्रीलंका पर आक्रमण किया। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। सबसे पहले तो इसने केरल पर जो चेर राजा थे उनको हराया और श्रीलंका पर आक्रमण की, और वहाँ के तत्कालीन जो शासक थे महेंद्र पंचम को भी बहुत बुरी तरीके से हराया, और श्रीलंका के संपूर्ण उत्तरी भाग पर अधिकार कर उसे चोल साम्राज्य का यानी चोला डायनेस्टी का एक नया प्रांत बनाया। यानी कि उसने जो श्रीलंका का जो पार्ट था श्रीलंका का, उसके संपूर्ण उत्तरी हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया और उसे चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया, जिसका नाम उसने क्या रखा? मुंडी चोल मंडलम। क्या रखा? मुंडी चोल मंडलम रखा। राजराज ने शिवपाद शेखर की भी उपाधि धारण की थी। किसकी? शिवपाद शेखर की। राजराज प्रथम ने अनुराधापुर के स्थान पर पोलो नरुआ को अपनी राजधानी बनाया। पहले उसने अनुराधापुर बनाया, फिर बाद में उसने पोलो नरुआ को अपनी राजधानी बनाया और उसका नया नाम रखा जयनाथ मंडलम। क्या रखा उसने? जयनाथ मंडलम। राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम की जो विजय थी, उसने सिंगल प्रदेश जीता, उड़ीसा का कलिंग प्रदेश को जीता, पूरा केरल जीता, पश्चिमी गंग प्रदेश जीता और मालदीव को भी जीता, और श्रीलंका के उत्तरी भाग को भी जीता। राजराज प्रथम की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। बृहदेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है, जो कि यूनेस्को की सूची में वर्तमान में शामिल है। ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में से एक है। इसकी जो स्थिति है वो तंजौर तमिलनाडु में है। इसका अन्य नाम बृहदेश्वर मंदिर का दूसरा नाम है राजराजेश्वरम पेरुबुट्टुलयार कोविल। ये उसके दूसरे नाम भी है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माता कौन था? राजराज प्रथम। कब इसने निर्माण करवाया था? 1003 ईस्वी से लेकर 1010 ईस्वी तक। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से। और यह मंदिर भगवान शिव की आराधना को समर्पित है। यह क्योंकि राजराज प्रथम था, वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए बृहदेश्वर मंदिर किससे संबंधित है? भगवान शिव से। यह अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प और केंद्रीय गुम्बद से लोगों को आकर्षित करता है। 1010 ईस्वी में यह मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। वर्ष 2010 में इसके निर्माण के लिए 1000 साल पूरे हो गए। इस मंदिर में 13 मंजिल भवन है, जिनकी लगभग ऊंचाई 66 मीटर है। यानी कि जो बृहदेश्वर मंदिर है वो 13 मंजिली भवन है और जिसकी ऊंचाई 66 मीटर है। यह द्रविड़ शैली का सबसे ऊंचा भवन है। यहाँ पे जो द्रविड़ शैली के जो मंदिर बनते हैं, जो कि द्रविड़ श्रेणी की इस तरीके से जो मंदिर बनते हैं दक्षिण भारत में, उसमें इसमें सबसे ऊंचा विमान इसी मंदिर का है। नोट करने वाली बात यह है यहाँ पर कि यहाँ पे सभी हिंदू अधिस्थापनाओं में मंजिलों की संख्या विषम होती है। यानी कि सभी मंदिरों में अलग अलग मंजिलें होती हैं। इस मंदिर में नृत्य की 108 मुद्राओं की मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। यानी कि जो बृहदेश्वर मंदिर है, जिसे राजराजा प्रथम ने तंजौर तमिलनाडु में बनाया है, इसी मंदिर में 108 डांस करती हुई
मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। इस मंदिर के निर्माण कला की एक विशेषता यह है कि इसके गुम्बद की परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि इस मंदिर की जो परछाई गुम्बद को इस तरीके से बनाया गया है कि उसकी परछाई कभी भी धरती पर नहीं पड़ती है। प्रसिद्ध इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने इस मंदिर के विमान को द्रविड़ शैली का सबसे अच्छी रचना तथा संपूर्ण मंदिर को समस्त भारतीय स्थापत्य की कसौटी मानते हैं। इस मंदिर को पेरिस स्थित यूनेस्को ने विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी घोषित किया हुआ है। ये दुनिया के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसके बाद चोल वंश में जो अगले राजा हुए उनका नाम था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम का जो टाइम पीरियड रहा वो रहा 1014 से लेके 1044 ईस्वी तक। राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड, पंडित चोल, कटाहधिपति, इसने 3 उपाधियां धारण की। कौन कौन सी? गंगेकोंड, पंडित चोल और कटाहधिपति। राजेंद्र प्रथम को इतिहासकार दक्षिण का नेपोलियन भी कहते हैं, क्योंकि इतिहासकार स्मिथ ने तो इसे राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन भी कहा है। राजेंद्र प्रथम के से संबंधित जो अभिलेख थे वो मिले हैं हमें त्रुवालगाडो और करंदे ताम्रपत्र। जिस श्रीलंका के शासक को राजराज प्रथम ने परास्त किया था, उसी श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को राजेंद्र प्रथम ने बंदी बनाकर चोल राज में भेज दिया और राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को विजित कर लिया था। ध्यान देने बात यहाँ पर यह है कि राजराजा प्रथम ने केवल श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीत पाया था, जिसे सिंगल प्रदेश बोलते हैं, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने पहली बार संपूर्ण श्रीलंका पर अपना अधिकार कर लिया था। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम उत्तर भारत के अभियान थे, क्योंकि राजेंद्र चोल ये चाहता था कि उत्तर भारत में भी हमारा राज्य हो, इसीलिए उसने उत्तर भारत के लिए भी कई अभियान चलाए। उसने बंगाल पर विजय प्राप्त करने के लिए उस समय के तत्कालीन पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित किया और इस गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र चोल ने जब पहली बार बंगाल के शासक महिपाल को हरा दिया तो उसकी खुशी पर उसने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की और गंगेकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी भी बनवाई। इसी नई राजधानी के निकट सिंचाई के लिए उसने सबसे पहले चोल गंगलम नामक एक तालाब भी बनवाया था। राजेंद्र प्रथम भारत का एक ऐसा भारतीय शासक था जिसने अरब सागर पर अपनी प्रभुता कायम रखी। वो अरब सागर से हर निकलने वाले जहाज़ों पर टैक्स वसूला करता था। राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया में अंडमान निकोबार, अराकान, पेंगू, बर्मा तथा कांडरम पर विजय प्राप्त की। राजेंद्र प्रथम को समकालीन जो शासक थे शैलेंद्र शासक संग्राम विजयोतुंग बर्मन था, जिसे राजेंद्र प्रथम ने हराकर उसकी राजधानी श्री विजय पर भी अधिकार कर लिया था। यानी राजेंद्र प्रथम का जो उस समय समकालीन शासक थे शैलेंद्र वंश के शासक संग्राम विजयोतुंग बर्मन, जिसको राजेंद्र प्रथम ने हराकर उसकी राजधानी श्री विजय पर भी अधिकार कर लिया था। राजेंद्र प्रथम ने 1033 ईस्वी में चीन में भी अपना एक दूत मंडल भेजा था। राजेंद्र चोल के शासनकाल में चोल राजा में वैदिक शिक्षा, दर्शन, फिलॉसफी, साहित्य, लिटरेचर, कला, आर्ट का एक प्रमुख केंद्र बना रहा। उसने खुद को पंडित चोल की भी उपाधि धारण की। राजेंद्र चोल और चीन में भेजे गए दूतामंडल के बारे में पढ़ते हैं। चोल शासकों द्वारा चीन के में उस समय सांग वंश की शासकों ने कई दूतमंडल भेजे थे। नीलकंठ शास्त्री जी ने इन दूतमंडलों का उद्देश्य वाणिज्य बताया। हालांकि प्रसिद्ध इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री जी के अनुसार राजेंद्र चोल ने इन दूतमंडल को भेजने का प्रमुख कारण वाणिज्य बताया था।
सर्वप्रथम राजराज प्रथम ने 1015 ईस्वी में चीन में अपना एक दूतमंडल भेजा। इसके बाद 1033 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम ने चीन में अपना दूसरा दूतमंडल भेजा। कुलोत्तुंग प्रथम ने 1070 ईस्वी में 72 व्यापारियों का एक दूतमंडल चीन में भेजा, जिसे कैंटन चीन के एक बुद्ध विहार को 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने दान प्रदान की थी। इसके बाद चोल वंश में जो अगले राजा हुए राजेंद्र प्रथम, उनका नाम था राजा अधिराज प्रथम, जिनका टाइम पीरियड था 1044 ईस्वी से लेके 52 तक। राजेंद्र पृथ्वी की मृत्यु के पश्चात राजा अधिराज प्रथम चोल वंश की राजगद्दी पर बैठा। उसने कल्याणी पर विजय प्राप्त करने के उपरांत कल्याणी नगर में अपना राज्याभिषेक करवाया और विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। किसने की? राज अधिराज प्रथम ने। उसने एक अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। चालुक्य नरेश सोमेश्वर के साथ हुए कोप्पम के युद्ध में राजा अधिराज की मृत्यु हो गई थी। राजा अधिराज प्रथम ने युवराज का पद पुत्रों को न देकर अपने भाई राजेंद्र द्वितीय को दे दिया था। इसलिए राजा अधिराज की मृत्यु के पश्चात उस चोल वंश में अगले राजा राजेंद्र द्वितीय बने। राजेंद्र द्वितीय का जो टाइम पीरियड था वो 1052 से लेके 1064 ईस्वी तक रहा। इन्होंने प्रकेसरी की उपाधि धारण की। यह राजा अधिराज का भाई था। राजा अधिराज के युद्ध में मारे जाने के पश्चात उसने युद्ध क्षेत्र में अपना राज्याभिषेक करवाया और कुंडल संगमम के युद्ध में सोमेश्वर चालुक्य को बुरी तरीके से हरा दिया। इसके बाद चोला डायनेस्टी में अगले राजा हुए दक्षिण भारत में, वो थे वीर राजेंद्र। वीर राजेंद्र का जो टाइम पीरियड था वो 1064 से लेके 1070 ईस्वी तक रहा। इन्होंने लगभग 6 वर्ष तक शासन किया। वीर राजेंद्र ने राजा बनने के बाद चोलों के परंपरागत जो शत्रु रहे चालुक्य, क्योंकि चोलों की हमेशा चालुक्यों से दुश्मनी रही। चालुक्यों के नरेश सोमेश्वर ने एक बार पुनः कुंडल संगमम क्षेत्र में युद्ध करने के लिए ललकारा, परंतु खराब स्वास्थ्य के कारण सोमेश्वर खुद युद्ध क्षेत्र में उपस्थित न हो सका और उसने आत्मग्लानि से ग्रसित होकर तुंगभद्रा नदी में डूबकर हत्या कर ली थी। इस घटना की स्मृति में तुंगभद्रा नदी के तट पर विजय स्तंभ की स्थापना वीर राजेंद्र ने करवाई थी। वीर राजेंद्र ने तिरुमुकुंडलम में एक वैदिक अध्ययन केंद्र भी बनवाया था। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि वीर राजेंद्र के बाद उसका पुत्र अधिराजेंद्र शासक बना। वह विजयालय वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद चोल वंश में मिश्रित राजवंशों का उदय हुआ, जिनमें चोल चालुक्य का मिश्रण और कुलोत्तुंग प्रथम इस मिश्रित चोल वंश का प्रथम राजा बना था। इसके बाद जो अगले जो राजा हुए वो थे कुलोत्तुंग प्रथम। ओरिजिनल जो टाइम पीरियड रहा इनका 1070 से लेकर 1120 ईस्वी तक रहा। मूल नाम था इनका राजेंद्र द्वितीय। उपाधियाँ इन्होंने सुंडगम, तिबर्च, चोल, विरुद्धराज, भयंकर, कुलशेखर, पांडे तथा कुलांतमक नामक उपाधि धारण की। कुलोत्तुंग प्रथम बेंगी के चालुक्य वंश का राजकुमार था। कुलांतुंग प्रथम के शासन पर बैठने के साथ ही चोल चालुक्य वंश की स्थापना हुई, यानी कि चोल और चालुक्य दोनों ने मिलकर इस वंश की स्थापना की। इसी के समय श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, लेकिन उसने इसका विरोध नहीं किया और अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार के साथ कर दिया। कुलोत्तुंग प्रथम ने राजा के तरीके भू राजस्व निर्धारण करने के लिए भूमि का सर्वेक्षण भी करवाया। इसने एक व्यापारिक दूतमंडल चीन भेजा। कर टैक्स को हटाने के कारण इसकी ने अपने को आपकी उपाधि सुंडगम तिबर्च चोल भी रखी, क्योंकि इसने टैक्स को हटा दिया था। कुलोत्तुंग प्रथम के समय केरल, कलिंग और मैसूर में विद्रोह हुआ। कलिंग के प्रसिद्ध विद्रोह को उसके सेनापति करुणाकर टोंडेमान ने दबा दिया।
कुलोत्तंग प्रथम शैव धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था, यानी भगवान शंकर का बहुत बड़ा अनुयायी था। कुलोत्तंग प्रथम के समय चोल वंश में सूर्य पूजा का सबसे अधिक प्रचलन था। इसके बाद चोल चालुक्य वंश का जो मिश्रित साम्राज्य हुआ, उसमें अगले शासक हुए विक्रम चोल, जिन्होंने त्याग, समुद्र और अकलंक की उपाधि धारण की थी। चिदम्बरम, जो कि तमिलनाडु में वर्तमान में स्थित है, चिदम्बरम में स्थित नटराज मंदिर का पुनरुद्धार इन्हीं ने करवाया था। किसने करवाया था? विक्रम चोल ने। चिदम्बरम में स्थित नटराज मंदिर का पुनरुद्धार विक्रम द्वार ने करवाया था। कुलोत्तुंग तृतीय ने त्रिभुवन में कंपेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। चोल शासक अधिराजेंद्र को क्रुद्ध भीड़ ने दौड़ाकर मार डाला था। इसके बाद चोल चालुक्य मिश्रित वंश में अगले जो राजा हुए, उनका नाम था कुलोत्तुंग द्वितीय। इसने तमिलनाडु स्थित चिदम्बरम मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा किया और कुलोत्तुंग द्वितीय ने इसी मंदिर में गोविंद राज की प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा दिया था। इसके दरबार में पेरियम पुराण के लेखक सैकलियार रहते थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि पेरियम पुराण के लेखक जो कि सैकलियार थे, वो किनके दरबार में थे? वो थे कुलोत्तुंग द्वितीय। इसके बाद अगले चोल चालुक्य वंश में राजा हुए, उनका नाम था कुलोत्तुंग तृतीय। इनके दरबार में बहुत एक महान कवि रहते थे, जिन्होंने तमिल रामायण की रचना की, जिसे कंपन कहते थे। उसके लेखक कौन थे? कंपन। याद रखिए, तमिल जो रामायण है उसके लेखक कंपन थे। और ये किनके दरबार में रहते थे? ये कुलोत्तुंग तृतीय के दरबार में रहते थे। चोल वंश के जो अंतिम शासक हुए, उनका नाम राजेंद्र तृतीय था। राजेंद्र तृतीय को सुंदर पांडे ने बंदी बना लिया और इसके बाद संपूर्ण दक्षिण भारत में चोलों की जगह पांडव और होयसालों का ने साम्राज्य प्रारंभ हुआ और इस प्रकार चोल वंश का दक्षिण भारत में अंत हो गया। चोल प्रशासन की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो चोल प्रशासन की विशेषताओं में केंद्रीकरण था के साथ साथ प्रचुर मात्रा में स्थानीय स्वायत्तता का मिश्रण मिलता था। जैसा कि वर्तमान में आप देखते हैं केंद्रीकरण तथा स्थानीय प्रशासन चलता है, इसी तरीके से चोल साम्राज्य में पहली बार स्थानीय प्रशासन भी चलता था। राष्ट्र के शीर्ष पर राजा होता था, इसके बाद युवराज के स्थान था, इसके बाद नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी होती थी। पेरुनंदम सबसे ऊंची श्रेणी के नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेट को कहा जाता था। इसके बाद सेकेंड रुकना, इसके बाद सिरुधनम जो थी वो कर्मचारियों की सबसे नीचे की श्रेणी हुआ करती थी। ओले या फिर ओले नायगम ये राजाओं के आदेश का कच्चा मसौदा तैयार कर उनकी जांच करता था। उड़नकूटम यह राजा के एक निजी सहायक होता था, यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी। चोल साम्राज्य में जो पर्सनल सेक्रेटरी को क्या कहा जाता था? उड़नकूटम। अगर चोल साम्राज्य में हम प्रांतीय शासन की बात करें तो प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य द्वारा कुल 6 प्रांतों में इन्होंने अपने राज्य को विभाजित कर दिया था, जिन्हें वो मंडलम कहा करते थे। यानी सबसे बड़ा हुआ करते थे मंडलम, उसके बाद रहते थे कोट्टम यानी कि जिसे हम कमिश्नरी समझ सकते हैं। इसके बाद इनका था बालनाडु यानी कि जिला, इसके बाद था नाडु यानी तहसील, इसके बाद कुर्रम यानी कि ब्लॉक, इसके बाद गांव यानी कि इसके बाद सबसे छोटी प्रशासनिक। आप देखेंगे कि जो वर्तमान में भी जो व्यवस्था है वो भी इसी तरीके की व्यवस्था है। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि जो स्थानीय प्रशासन है या जो पंचायती राज की अवधारणा है वो भारत में सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी, तो वो चोला डायनेस्टी से ही शुरू हुई थी। स्थानीय प्रशासन वहाँ अभी भी वही सिस्टम है, प्रांत, मंडलम, फिर उसके बाद कमिश्नरी, इसके बाद जिला, इसके बाद नाडु, तहसील, कुर्रम, ब्लॉक, इसके बाद गांव यहाँ की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। स्थानीय स्वशासन की सबसे पहले अवधारणा चोल साम्राज्य की थी, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। वो स्थानीय
प्रशासन को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देते। जिस तरीके से वर्तमान में ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम है, उसी तरीके से स्थानीय प्रशासन भी चोल साम्राज्य में चला करता था। चोल काल की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी स्थानीय सुशासन। चोल सम्राट परांतक के प्रसिद्ध उत्तर मेरुरु अभिलेख में इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? उत्तर मेरुरु अभिलेख से चोलकालीन स्थानीय सुशासन और ग्राम प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन हमें प्राप्त हुआ है। चोल अभिलेख में 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का वर्णन है, उर, सभा और नगरम। उर क्या होती थी? एक सामान्य प्रकार की सर्वसाधारण लोगों की एक ग्राम सभा थी। उर का मतलब जो वर्तमान में आप ग्राम सभा से लगा सकते हैं, जिस तरीके से वर्तमान में ग्राम सभा कार्य करती थी, बस वहाँ उस समय ग्राम सभा का नाम उर था। उसकी कार्यकारिणी समिति को आलंगड़म कहा जाता था। इसके बाद हुआ करती थी सभा या महासभा। गांव के वरिष्ठ ब्राह्मण, जिन्हें अग्रहार कहा जाता था चोल वंश में, की सभा थी ये, जिसको हम क्या कहते थे? मूल रूप से ये अग्रहारों या ब्राह्मणों की बस्तियों की ये संस्था थी। इसके बाद नगरम। नगरम जो थी वो व्यापारी समुदायों की एक बहुत ही बड़ी सभा हुआ करती थी। नगरम की प्रशासनिक व्यवस्था में सिर्फ व्यापारियों को शामिल किया जाता था। इसके बाद महाजन एक संस्था थी जो कि ब्राह्मणों से निर्मित बनाई गई थी। इसके बाद पेरूमक्कल, सभा के सदस्यों को पेरूमक्कल कहा जाता था। उसके बाद था बारियम। बारियम ग्राम के कारोबारों की देखरेख एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यकारिणी समिति थी, जिसे बारियम कहा जाता था। यानी बारियम वो थी जो कि गांव के कारोबार को देखा करती थी और उसकी जांच पड़ताल किया करती थी। समिति के सदस्य के लिए योग्यता क्या क्या थी? बारियम की सदस्यता के लिए 35 से 70 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति का नामांकन होता था। सदस्य के पास कम से कम 1.5 एकड़ भूमि हो, साथ ही वह वैदिक मंत्रों का ज्ञाता भी हो। वह 1.5 एकड़ भूमि का मालिक हो और उसका अपना निजी आवास हो, और वह शूद्रों के संपर्क में ना हो। चयन पद्धति क्या थी? सदस्यों का चयन एक 14 वर्ष से कम बालक द्वारा लॉटरी पद्धति के आधार पर किया जाता था। इनका कार्यकाल कितना होता था? बारियम के सदस्यों की कार्यावधि 360 दिन की होती थी एवं समिति के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को 30 वार्डों में इन्होंने बांट रखा था। ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी कुछ उपसमितियां भी थीं, जिसे उप बारियम भी कहते थे। पहला था सामंतसार बारियम। ये एक वार्षिक समिति थी जिसकी सदस्य संख्या 12 थी। इसका कार्य समिति के कार्यों का परीक्षण करना था। मतलब जो सामंतसार बारियम था उसकी एक वार्षिक एक कमेटी हुआ करती थी, जिसमें 12 लोग हुआ करते थे, जो ये देखते थे कि गांव में जो कार्य कराए जा रहे हैं वो सही है अथवा गलत। इसके अलावा एक और दूसरी भी एक समिति थी जिसे बोलते थे तोट बारियम। ये एक उद्यान समिति थी, यानी कि ये पेड़ बगीचाओं की देखरेख करती थी। इसके भी सदस्यों की संख्या 12 थी। इसके बाद थी उदासीन बारियम। यह वह समिति थी जो विदेशी और सन्यासियों को देखरेख करती थी। कोई अगर बाहर से कोई विदेशी या सन्यासी आता है तो उसकी ये समिति उसकी जांच करती थी। इसके था पौन बारियम। यह एक स्वर्ण समिति थी जो कि स्वर्ण कणों का परीक्षण करती थी, सुनार वगैरह इन सभी का, वो क्या वो सही आभूषण बना रहे हैं या नहीं। आप देखते हैं चोल साम्राज्य में राजस्व व्यवस्था यानी रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। राजस्व व्यवस्था को, ये राजस्व विभाग को बारी पोत कहते थे। क्या कहते थे? चोल साम्राज्य में बारी पोत कहते थे। राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी को ये बारी पोत्रा कहते थे, जैसे वर्तमान में आप तहसीलदार कहते हैं। कृषि उत्पादन का 1/3 भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था, यानी कि कृषि सेक्टर में जितना भी होता था उसका 1/3 ये लोग टैक्स के रूप में लेते थे। नमक कर भी इनके आय का प्रमुख स्रोत था। चोल राजाओं द्वारा विवाह समारोह पर भी टैक्स लगाते थे, यानी चोल राजा जो शादियाँ होती थी उनका भी इनको टैक्स देना पड़ता था। कृषि के संबंधित उद्योगों में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग जो था वो था इनका नारियल। नारियल इनका सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था। राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, ये 3 ऐसे राजा हुए जिन्होंने चीन में अपने व्यापारिक दूतमंडल भेजे।
इसमें राजराज प्रथम के समय 2 बार दूतमंडल चीन गया था। अगर चोला साम्राज्य की भाषा में बात करें तो ये कदमे को शुल्क बोलते थे, कदमाई को लगान बोलते थे तथा मनेझरे को भवन कर बोलते थे, यानी कि होम टैक्स। यानी कि कदमे का मतलब टैक्स शुल्क होता था, कदमाई यानी कि लगान होता था, वो राजस्व टैक्स, और मनेझर यानी कि भवन कर हुआ करता था। भूमि के प्रकार, भूमि के प्रकार कैसे हुआ करते थे? एक थी प्रभुमान्यम। प्रभुमान्यम का मतलब था राज्य के स्वामित्व वाली भूमि, मतलब ऐसी भूमि जिसमें राज्य का अधिकार हो, उसको चोला डायनेस्टी में प्रभुमान्यम बोलते थे। दूसरी थी मठपुरम। मठपुर वो भूमि हुआ करती थी जो मठों को दान में दी जाती थी। तीसरी हुआ करती थी ब्रह्मद्वय मंगलम या फिर चतुर्वेद मंगलम। ये राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को दी जाने भूमि को ब्रह्मदेव मंगलम या चतुर्थ मंगलम कहा जाता था। इसके अलावा सालभोगम। सालभोगम उस भूमि को कहा जाता था जो राजा शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थानों को दे दिया करते थे। इसके अलावा चोला डायनेस्टी में बेलन गाई जो कि गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि को कहा जाता था। पराई चेरी कृषि मजदूरों का निवास क्षेत्र हुआ करते थे। ऐसे मजदूर जो कि कृषि में काम करते थे उनके निवास क्षेत्र को चोला डायनेस्टी में पराई चेरी कहा करते थे। इसके है कम्मन चेरी। शिल्पकार या दस्तकारों जहाँ रहा करते थे उनको कम्मन चेरी कहते थे। जैसे इस समय वर्तमान में भूमि की नापने की इकाई हेक्टेयर है, उसी तरीके से चोला डायनेस्टी में भूमि की इकाई बेली था। राजराज प्रथम ने 1 बार एवं कुलोत्तुंग प्रथम ने 2 बार संपूर्ण भूमि का मापन करवाया था। राजराज प्रथम ने 1 बार और कुलोत्तुंग प्रथम ने 2 बार अपने प्रदेश की सभी भूमियों का मापन करवाया था। चोलों का अगर हम सामाजिक संगठन की बात करें कि उनका सामाजिक संगठन कैसे हुआ करता था, तो चोलकालीन समाज 2 भागों में विभाजित था। वो 2 भागों में बटे थे, एक तो ब्राह्मण, दूसरे अब्राह्मण। बलंगई दक्षिण वर्गीय जातियों जो मुख्यतः कृषक और श्रमिक जातियां थीं उनको ये बलंगाई बोलते थे। इडगई वाम वर्गीय जातियां जो मुख्यतः हस्तशिल्पकारी और दस्तकारी में काम करती थीं। बेल्लाल शूद्र कृषक को बोलते थे। बेल्लाल किसको बोलते थे? शूद्र कृषक को। पराया अछूत को बोलते थे। सलियार और केकई कोल्लोर बुनकर शब्द हो, यानी जो जुलाहे हुआ करते थे, जो कपड़े बुनते थे, उनको ये सलियार या केई कल्लोर कहा करते थे। चोला डायनेस्टी में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु अभिलेखों में सती प्रथा और बहुविवाह का प्रचलन का उल्लेख मिला है। चोला डायनेस्टी में देवदासी प्रथा प्रचलित थी और दास प्रथा भी हमें प्रमाण मिले हैं। अगर चोला डायनेस्टी में न्याय व्यवस्था की बात करें तो राजा सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था। चोल अभिलेखों में राजा के धर्मासन का अंतिम न्याय प्राप्त करने के रूप में उल्लेख है, जहाँ पे राजा धर्मसान भट्ट यानी स्मृति शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मण और विद्वान की सहायता से न्याय करता था। छोटे विवादों पर स्थानीय निगम निर्णय करते थे। मतलब कोई मामला हो तभी वो राजा के पास जाता था। छोटे छोटे विवाद तो स्थानीय निगम द्वारा दिए जाते थे, उनका निर्णय स्थानीय निगमों द्वारा दिया जाता था। चोलों की जो दंड व्यवस्था में आर्थिक दंड और सामाजिक अपमान का दंड दिया जाता था। प्रायः आर्थिक दंड में वे कासू यानी मुद्रा में दिया जाता था, यानी पैसे के रूप में दिया करते थे। अगर हम चोल आर्ट की बात करें या चोल में जो कला हुई उसकी बात करें तो चोल कालीन मंदिरों में तमिल और संस्कृत भाषा में लेख लिखे गए। अगर चोल कालीन मंदिरों को हम दक्षिण भारत में देखें तो वहाँ पे तमिल और संस्कृत भाषा में लेख मिले हुए हैं। यही कारण है कि चोल कालीन मंदिरों को इतिहास की धरोहर माना जाता है। प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने चोल कला के विषय में कहा है कि चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की तथा जौहरियों के समान उसे पूरा करवाया।
चोलों की स्थापत्य कला पल्लवों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, क्योंकि चोल जो थे वो पहले पल्लवों के सामंत हुआ करते थे। तो उनकी जो स्ट्रक्चर हुआ, उन्होंने जो भवन बनवाए, मंदिर बनवाए, वो काफ़ी हद तक पल्लवों से प्रभावित थे। सिंचाई के लिए इन्होंने कावेरी नदी पर बांध बनवाया और अनेक नहरों का निर्माण भी करवाया। तिरुकट्टले का सुंदरेश्वर मंदिर, कुम्भकोणम का नागेश्वर मंदिर आदित्य प्रथम के मुख्य स्मारक हैं। राजराजा प्रथम का जो सबसे बड़ी उपलब्धि वो मैंने आपको बताई थी, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाया, और ये द्रविड़ शैली का सबसे विशिष्ट उदाहरण है। कुलोत्तुंग प्रथम द्वारा तथा उसके उत्तराधिकारियों द्वारा चिदम्बरम तमिलनाडु स्थित शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। राजराज द्वितीय द्वारा ऐरेतवस्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ऐरेतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज द्वितीय ने, तथा याद रखिएगा कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया। कुलोत्तुंग द्वितीय द्वारा कंपेरेश्वर यानी कि जिसे हम त्रिभुवनेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। इस युग की मूर्तिकला की सबसे बड़ी कृति कांसे की नटराज मूर्ति है। चोल द्रविड़ की जो मुख्य विशेषता थी, वो मंदिर में विमान बनवाया करते थे। पल्लव द्रविड़ शैली की जो मुख्य व्यवस्था थी, वो मंडप में जो वो लोग क्या करते थे, मंदिरों में मंडपम का निर्माण करवाया करते थे। याद रखिएगा, जो चोला डायनेस्टी में थी, वो लोग मंदिर में विमान का निर्माण कराते थे, और पल्लव लोग मंदिरों में मंडपम का निर्माण कराते थे, तथा पांडे लोग मंदिर में गोपुरम का निर्माण कराते थे। सब राज्यों की अलग अलग विशेषता थी। यानी कि जो चोला डायनेस्टी थे लोग, वो मंदिर में विमान बनवाते थे बहुत ऊंचे ऊंचे। पल्लव द्रविड़ के जो वंश के जो राजा हुए, वो मंदिरों में मंडपम बनवाते थे, तथा पांडे और द्रविड़ शैली के जो राजा हुए, वो मंदिर में गोपुरम का निर्माण करवाते थे। अगर हम चोल साहित्य की बात करें, तो नाभि अंडार नाभि शिव भक्त गीतों के संकलन करता थे, जो राजराज और राजेंद्र चोल के समय से संबंधित हैं। तमिल लेखकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जयनगेडर तथा यह चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम का राज कवि था। उसने कलिंगपुरम नामक ग्रंथ की रचना की थी। कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कम्मन था, जिसने तमिल रामायण की रचना की। तमिल रामायण का एक दूसरा नाम रामावतारम भी है, और इसको तमिल संस्कृति की रामायण भी कहा जाता है, जिसकी रचना कम्मन ने की थी, जो कि किसके दरबार में हुआ करता था? कुलोत्तुंग तृतीय के दरबार में। इसे तमिल साहित्य का महाकाव्य भी कहते हैं। तमिल साहित्य में 3 त्रिरत्न हैं। एक तो कम्मन की रामायण, दूसरा है पुगलेनद, तीसरा है ओटीकुट्टन। अगर हम कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न बात करें कर्नाटक में, तो इनके 3 रत्न हैं पंप, पौन्य और रन। जैन तीर्थंकरों पर जो ग्रंथ लिखे गए हैं, वो पंप आदि पुराण है, पौन्य शांति पुराण है, और रन अजीत पुराण है। चोल सैन्य व्यवस्था मिलिट्री सिस्टम था। वो लोग छावनियों का निर्माण करते थे, जिन्हें वो कंडकम कहते थे। कुजार मल्ल का निर्माण करते थे, जिन्हें वो गढ़ सेना करते थे। बट पेड़ का निर्माण करते थे, जिसका मतलब होता था पैदल सैनिक। बल्लीगल का निर्माण करते थे। बल्लीगल उनको बोलते थे जो कि धनुर्धारी सैनिक हुआ करते थे। चोल सेना में हाथियों की सेना सबसे ज़्यादा प्रधानता थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री चाओ ऊ कुआ ने चोलों के पास 60,000 हाथी होने का वर्णन किया है। चोलों के पास रथ सेना नहीं हुआ करती थी, रथों का अभाव हुआ करता था। चोलों के पास एक विशाल नेवी थी, नौसेना हुआ करती थी। इसका प्रारंभ राजराज प्रथम ने कराया। इसने अपनी शक्तिशाली नेवी नौसेना के माध्यम से बंगाल की खाड़ी तक पहुंच बनाई, जिसे चोलों का झील कहा गया। यानी जो चोल राजा थे, वो नेवी पे बहुत ज़्यादा कमांड किया करते थे। नेवी के माध्यम से उन्होंने मालदीव, श्रीलंका, बंगाल की खाड़ी तक अपना अधिकार बनाकर रखा। यहाँ तक कि अरब सागर से निकलने वाले जहाज़ों पर वो टैक्स वसूला करते थे, क्योंकि उनकी जो नेवी थी वो बहुत ही संगठित थी।
चोलों का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था नागपट्टिनम बंदरगाह। चोलों की धार्मिक स्थिति की अगर हम बात करें तो यद्यपि चोल शासकों ने सभी धर्मों को अपने राज्य में सम्मान दिया, परंतु वो सभी धर्मों को सम्मान दिया करते थे, लेकिन ज़्यादातर चोल शासक शैव भक्त थे, भगवान शिव के मतानुयायी थे, क्योंकि यहाँ के जितने भी मंदिर मिले हैं वो भगवान शिव को समर्पित हैं। परांतक प्रथम और राजराज प्रथम ने तुलाभार तथा हिरण्य गर्भ यज्ञ भी करवाया था। आदित्य प्रथम ने कावेरी तट पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। राजेंद्र प्रथम के प्रयासों से ही शैव धर्म यानी कि भगवान शंकर को समर्पित जो धर्म था वो दक्षिण का सबसे लोकप्रिय धर्म बना, दक्षिण भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म बना। चोल व्यवस्था में अगर हम कॉइन्स मुद्रा व्यवस्था की बात करें तो चोलों ने टकसालों का निर्माण करवाया जहाँ पे मुद्रा बनाई जाती थी, जिन्हें वे कुडमुख में स्थित थी। स्वर्ण सिक्के बनाते थे जिन्हें वे कलुंज, पौन या माडी कहते थे। सर्वाधिक प्रचलित जो सिक्के थे वो थे कांसू। क्या थे? कांसू। ये स्वर्ण और ताम्र दोनों से मिलकर बनाए जाते थे। कलुंज और कांसू में मुख्य अंतर ये था कि कांसू में स्वर्ण की मात्रा कम थी, एक कलंजू में 2 कांसू होते थे। चोलों के सिक्कों के ढेर को धवलेश्वर में मिला है। सिक्कों पर बाघ, ये लोग मछली या धनुष की आकृति का निर्माण करते थे। राजराज प्रथम के सिक्कों पर पहली बार मुरलीधर की आकृति को अंकन किया गया है। इस प्रकार मैंने आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास के भाग 4 को बताया और चोला डायनेस्टी का संपूर्ण वर्णन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्द ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।